नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां के दिग्गज कांग्रेसी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तीसरी बड़ी खबर दुर्ग जिले से है, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशिक्षु आईएएस और विधायक के बीच बहसबाजी हो गई। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है, जहां धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। तो पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जैसे शहरों में अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इनके बाद अब उत्तर प्रदेश के कुल 7 शहर ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। योगी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट ने सभी प्रस्तावों को पास कर दिया। बैठक में विधानसभा के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट में 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुए। इनमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है। तो आपको बता दें, पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मुहर लगी है और साथ में जो सबसे अहम प्रस्ताव वो ये कि अब से कई शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया है। ऐसे कुल अब 60 शहर होंगे जहां पर ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री रवाना हुए हैं। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ की माटी और 7 नदियों का जल लेकर पदयात्रा में शामिल होंगे। ये सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा में 324 यात्री छत्तीसगढ़ से शामिल होंगे। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 26 और 27 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, रुद्र गुरु, सत्यनारायण शर्मा, अमरजीत चावला, अरुण चोरा माना विमानतल से इंदौर के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और 26 और 27 नवंबर को यात्रा इंदौर पहुंचेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ से भी महान दिग्गज इस यात्रा में शामिल होने के लिए यहां पहुंचेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस यात्रा में शामिल होंगे और कई दिग्गज, कई कांग्रेसी पहले ही इस यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो पदयात्रा कांग्रेस की लगातार जारी है और कुल 324 लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 324 कांग्रेसी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। 26 और 27 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। उत्साह कांग्रेसियों में लगातार देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों ने यात्रा का दिल खोलकर स्वागत किया है और अब 27 नवंबर को यात्रा इंदौर में पहुंचेगी। इसको लेकर भी तमाम तैयारी कांग्रेसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेसियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज इस यात्रा में 26 और 27 नवंबर को शामिल होने मध्य प्रदेश पहुंचेंगे।
तो लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। पदयात्रा लगातार चल रही है और छत्तीसगढ़ से कई लोग यात्रा में शामिल होंगे। कई पहले ही यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी से, रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है और 26-27 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेसियों में किस तरह का उत्साह है, कौन कौन रवाना यात्रा के लिए हो चुके हैं और किन किन का जाना भी बाकी है? जी हर्षिता, जब से पता चला है कि जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी, तो लगातार हम देख रहे हैं जो यहाँ के नेता हैं वो जाने को तैयार हो गए और बड़ी उत्सुकता दिख रही है। अगर हम बात करें तो जो मंत्री है छत्तीसगढ़ में, उनकी टोली इंदौर के लिए रवाना हो चुकी है। सुबह यहाँ से जितने भी मंत्री हैं, चाहे शिव डहरिया हो, रविंद्र चौबे हो, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हो, वो सभी यहाँ से निकल चुके हैं और इंदौर पहुंच चुके हैं। और मुख्यमंत्री अगर भूपेश बघेल की बात करें तो वो दिल्ली से सीधे ही इंदौर के लिए रवाना होंगे और वहां पे पहुंचेंगे। यहाँ से 334 जो कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े कार्यकर्ता, वो भी इंदौर के लिए रवाना होंगे और कुछ जो कार्यकर्ता है वो ट्रेन से रवाना होंगे और बाकी जिस माध्यम से जो पहुंच सकता है वो पहुंचेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 7 नदियों का जल और उसके साथ जो मिट्टी है वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं कार्यकर्ता और राहुल गांधी से वहाँ पहुंचकर पौधारोपण भी कराएंगे। जी हर्षिता। निशा, क्या ये हर राज्य में जहां जहां यात्रा गई है वहां कुछ स्पेशल किया गया है? जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी 7 नदियों का जल लेकर मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, अपनी राज्य की मिट्टी लेकर मध्य प्रदेश में पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे क्या हर जगह पर अलग अलग तरह कुछ ऐसा स्पेशल देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ से 7 नदियों का जल और मिट्टी लेकर यहाँ के कार्यकर्ता गए हुए हैं, जो एक रूट मैप तैयार किया गया है भारत जोड़ो यात्रा का, उस रूट मैप के तहत 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जो यात्रा गुजरेगी, तो जो जिन प्रदेशों से होकर यात्रा नहीं गुजर रही है, वहाँ के जो कांग्रेसी नेता है वो अपने अपने प्रदेश की मिट्टी और जल लेकर जा रहे हैं और राहुल गांधी से पौधारोपण करा रहे हैं और कई तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो इतनी लंबी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बयान देती हुई आ रही है कि जिस प्रकार केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार भारत को तोड़ने की साजिश रच रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। लोगों को जोड़ने की यात्रा है, लोगों को एक करने की यात्रा है। तो इस यात्रा में जो कांग्रेसी नेता है वो भी अपने नेता के साथ पहुंच रहे हैं और कदम ताल करते हुए नजर आएंगे कल। और 2 दिन पहले तो ये यात्रा में 3 दिन छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेसी नेता है वो वहाँ सम्मिलित होने वाले थे, चूंकि लेकिन अब 1 दिन का अवकाश है, इसलिए केवल 26 और 27 2 दिन का ही समय रहेगा कि वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ पाएंगे। निशा, क्योंकि 26 और 27 2 दिन यात्रा का रूट तैयार किया गया है, रूट मैप तैयार किया गया है कि इंदौर में रहने वाली है यात्रा, तो ऐसे में दोनों दिन का किस किस तरह का प्लान होने वाला है? कितनी देर यात्रा चलेगी, कहां से कहां तक चलेगी और कहां पर विश्राम कांग्रेसी करने वाले हैं? जी हर्षिता, कल जो यात्रा है वो सुबह 6 बजे से शुरू होती है और 6 बजे से लगभग 10:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होता है। उस ब्रेक के दौरान भी राहुल गांधी और उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो थोड़ी देर आराम लेते हैं और उसके बाद फिर से जो है उनकी जो दूरी है वो तय करते हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसी से भी बातचीत नहीं करते और उनके साथ जो कार्यकर्ता भी कदम ताल कर रहे हैं वो भी केवल यात्रा करते हैं, उसके दौरान किसी से भी बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन बीच बीच में वो लोगों से मिल रहे हैं और यात्रा मऊ जाएगी, उसके साथ 6 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं वो कितनी दूर तक राहुल गांधी के साथ कदम ताल करेंगे, ये निर्भर करता है उन पर। बिल्कुल बिल्कुल निशा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 26 और 27 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यहां पर छत्तीसगढ़ से तमाम कांग्रेसी यात्रा में शामिल होने के लिए कुछ रवाना हो चुके हैं और कल कुछ कांग्रेसी वहां पहुंचेंगे और जिस तरह का उत्साह कांग्रेसियों में देखा जा रहा है
और इंदौर में जाके यात्रा में और भी ज्यादा उत्साहित कांग्रेसी नजर आ सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर। तो खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशिक्षु आईएएस लक्ष्मण तिवारी और दुर्ग शहर विधायक अरुण चोरा में बहसबाजी का मामला सामने आया है। बता दें, प्रशिक्षु आईएएस ने विधायक की कोई बात नहीं सुनी। मामला बीते गुरुवार का है, जब नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। ये कार्रवाई करीब 9 घंटे तक चली, जहां कांग्रेस समर्थित व्यापारी दुर्ग शहर विधायक के अरुण चोरा के पास पहुंचे थे, जिन्होंने अतिक्रमण कार्रवाई रोकने की बात कही। लेकिन प्रशिक्षु आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने से इनकार कर दिया। इस दौरान विधायक और प्रशिक्षु आईएएस के बीच जमकर तकरार हुई। तो यहां पर खबर के प्रशिक्षु आईएएस और विधायक के बीच में तकरार हुई। ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बता दें कि अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर कहासुनी दोनों के बीच हुई, दोनों पक्षों में हुई, जिसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से काफी कहासुनी दोनों के बीच में हुई है। अवैध अतिक्रमण का ये मामला है, जिसे हटाने को लेकर विवाद दोनों पक्षों के बीच हुआ। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता संध्या सिंह से। संध्या जी, ये जो खबर है प्रशिक्षु आईएएस और विधायक के बीच ये जो तकरार हुई है अवैध अतिक्रमण को लेकर, क्या कुछ ये पूरी खबर है, विस्तार से बताएं। जी हर्षिता, आपको बताना चाहूंगी कि ये पूरा मामला बीते गुरुवार कल का है, जहां पर के दुर्ग के मुख्य जगहों में एक महाराजा चौक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके बाद वहां पे कुछ छुट भैया कांग्रेसी नेता पहुंचे थे, जो मांग कर रहे थे कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। जब उनकी मांग इस जो नगर निगम में नवपदस्थ आईएएस प्रशिक्षु आईएएस लक्ष्मण तिवारी उन्होंने अनसुनी की, तो वे लोग दुर्ग विधायक अरुण वोरा के पास पहुंचते हैं और कार्रवाई को रोकने की मांग करते हैं। लेकिन वो न सुनते हुए सीधे जब उनकी मांग नहीं पूरी होती तो दुर्ग विधायक स्वयं उस अतिक्रमण स्थल पर जहाँ हटाया जा रहा था पहुंचते हैं और प्रशिक्षु आईएएस से बातचीत करते हैं कि इसको रोक दिया जाए। लेकिन उनके द्वारा साफ मना कर दिया जाता है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी, और जो कि कार्रवाई पूरी 9 घंटे तक चलती रही। आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि जब से प्रशिक्षु आईएएस के द्वारा चार्ज लिया गया है, वो लगातार निगम की कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा रह रहे हैं और रोज कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जो जनता के बीच एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज ये जो पूरा वीडियो वायरल होता है, उसका फिर ये चर्चा का विषय बनता है, जिसमें दुर्ग विधायक अरुण वोरा सीधे आईएएस से बहस करते हुए दिख रहे हैं, और जिसमें कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं, और जिसमें सिरे से उस कार्य को रोकने की जो सिफारिश है उसको प्रशिक्षु आईएएस द्वारा मना कर दिया जाता है, जिसके बाद ये तकरार हो रही है और ये पूरा मामला अब गरमाते जा रहा है दुर्ग में, जो कि चर्चा का विषय बन चुका है। जी हर्षिता जी, लेकिन ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है, क्या पहले से इन लोगों को नोटिस नहीं दिया गया था कि अतिक्रमण की कार्रवाई आगे की जाएगी, जिसका विरोध अभी विधायक द्वारा जताया जा रहा है? नहीं, कई बार वो अवैध अतिक्रमण को भी दी जा चुकी है। कई बार हटाने की कार्रवाई को वे लोग दोबारा उस जगह पे कब्जा कर लिए जाते थे, जिससे कि आसपास के राहगीरों को और चलने वाले लोगों को तकलीफ हो रही थी। लंबे समय से शिकायत की जा रही थी, लेकिन जो अतिक्रमणकारी थे वो जगह खाली करने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद यह पूरी कार्रवाई की गई और दो जेसीबी सहित निगम का बड़ी संख्या में निगम के लोग पहुंचे और दो जेसीबी लगाकर पूरे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। जी हर्षिता, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि अतिक्रमण हटा दिया गया है, और जो दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, उस पे अभी क्या अपडेट है? क्या सुलह दोनों के बीच में हो गई है? जी, निगम अपनी कार्रवाई करता रहा और 9 घंटे तक उसमें अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, और लोगों को जिन्होंने स्वेच्छा से उनके अनुरोध को मांगा उन लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया, और जिन्होंने नहीं माना निगम ने कार्रवाई करके पूरे अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। जो कि आज के जब में वो जो जगह थी महाराजा चौक फोटिया, जो कि एक मुख्य शहर का मुख्य स्थल है, आज कब्जा मुक्त दिख रहा है, जो कि लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है उस कार्रवाई के बाद। बिल्कुल जी हर्षिता, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संध्या, हमारे
हमारे दर्शकों तक इतनी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर में दुर्ग से हमने बात की, जहां अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर विधायक और प्रशिक्षु आईएएस के बीच तकरार हुई, जिसके बाद 9 घंटे तक अतिक्रमण की कार्रवाई चली और अब वहां पर अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो अब बढ़ेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ। खबर शहडोल से है, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। एक ओर जहां प्रशासन किसानों की धान खरीदी के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में किसानों से खरीदी की गई 11,000 क्विंटल धान गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें, धान घोटाले के इस मामले में संबंधित अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आए। बता दें, पिछले साल समर्थन मूल्य पर किसानों से करीब 11,000 क्विंटल धान खरीदी थी, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 33 लाख रुपए बताई जा रही। इस मामले में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अधिकारी संबंधित समिति और परिवहनकर्ता ठेकेदार से वसूली की बात कह रहे हैं। समितियों द्वारा ऑनलाइन गेहूं धान की खरीदी की गई थी और ऑनलाइन भंडारण किया गया। उस खरीदी और भंडारण के बीच में जो अंतर है वो 10,000 क्विंटल का है, 11,000 क्विंटल का है। और उसमें जो भी शासन के नियमानुसार 50% जो है उस समितियों से और परिवहनकर्ता से वसूली किए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत जो है परिवहन समिति इस तरह से वसूली की जा चुकी है और इनके परिवहनकर्ता से वसूली की जा पाएगी, उनके लिए प्रस्तुत होंगे। तो चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हम ले लेंगे हमारे संवाददाता पंकज राव से। पंकज जी, धान खरीदी के मामले में बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है, क्या कुछ ये पूरी खबर है और अभी क्या हालात है वहां, अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, बताएं। जी बताना चाहूँ हर्षिता जी कि ये धान का एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है शहडोल जिले में। जिस प्रकार से धान खरीदी हुई थी उस प्रकार से धान निकली नहीं, यह सबसे बड़ा घोटाला है। और ये पहली बार नहीं हुई, हर बार इसी प्रकार से जो धान की बात की जाए तो धान घोटाला होता है, मगर जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ 1940 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई थी, जिसमें 14,06,000 क्विंटल धान किसानों से ऑनलाइन के माध्यम से खरीदी गई, जिन्हें गोदाम में ले जाकर के रखा गया। गोदाम में रखने के बाद में अब वो धान वहां कम पड़ चुकी है, 11,000 क्विंटल धान कम पाई गई है। मैं आपको बताना चाहूँ 11,000 क्विंटल, जो कि शासन को इसका 2 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास घाटा लगा है, नुकसान हुआ है। पर इसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जिम्मेदारी बचते दिखाई दे रहे हैं। जी हर्षिता जी, हजारों क्विंटल का यहाँ पर देखिए सीधा सीधा घोटाला देखा जा रहा है, इतना लॉस हुआ है सरकार को भी प्रशासन को भी। तो क्या जिम्मेदार जो इसके पीछे लापरवाही जिन लोगों ने बरती है, जो इसके पीछे का कारण बताया जा रहे हैं वो जो लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी पंकज जी? देखिए मैं बताना चाहूँ नान के जो प्रबंधक हैं उनका कहना है कि जो समितियां थी और जो परिवहन करता थे उनसे हम वसूली करेंगे, पर आखिरकार न जाने किसने चोरी किया, क्योंकि प्रबंधक अपनी बातों में ये निडर हैं कि हम उनसे वसूली करेंगे। पर कहीं न कहीं जब धान खरीदी हुई है तो धान पूरी खरीदी की गई, अगर धान पूरी खरीदी नहीं की गई तो वहीं पर से कहीं न कहीं गड़बड़ी की गई। तो आखिरकार जो अधिकारी का कहना है कि हम परिवहन करता और समिति से वसूली करेंगे। कुछ दिन पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी ने एक उसमें मीटिंग में कहा था उन्होंने कि जो भी भ्रष्टाचारी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। पर आखिरकार इतना बड़ा घोटाला हुआ, धान का घोटाला हुआ, अब किसके ऊपर कार्रवाई की जाए? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पर जो नान में बैठे हुए हैं अधिकारी वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। जी हर्षिता जी, लेकिन पंकज जी सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी ये जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं अगर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो आगे इस तरह की और भी घटनाएं सामने आ सकती हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा गरीब किसानों को भुगतना पड़ सकता है, उन लोगों को भुगतना पड़ सकता है जो धान खरीदी और बिक्री में अपना बिजनेस करते हैं। हर्षिता जी मैं बताना चाहूँ किसानों से तो धान खरीद ली जाती है, पर कहीं ना कहीं समिति की अगर मैं बात करूं जिन्हें शासन ने स्वयं समितियों को दे रखा है, कहीं ना कहीं वहां पर से भी गड़बड़ियां होती हैं। पर उसे देखने वाले जो अधिकारी आते हैं स्वयं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं।
और वो धान सीधे चली जाती है गोदाम में। गोदाम वाले भी जो रहते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं पर अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, पर अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार की कई घटनाएं शहडोल जिले में हो चुकी है जो कि धान खरीदी मामले में आए हैं, पर आज तक किसी प्रकार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जी हर्षिता जी। लेकिन पंकज जी, यहाँ पर एक और बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हो जाना, इतनी बड़ी मात्रा में घोटाला हो जाना, करोड़ों का नुकसान हो जाना, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी बिल्कुल उजागर हुई है। अगर सही तरह से रखरखाव किया जाता, अगर सही तरह से सारा मेंटेनेंस किया गया होता, तो शायद इतना बड़ा नुकसान या इतना बड़ा घोटाला ना होता। मैं आपको बताना चाहूँ कि हर्षिता जी की जो धान खरीदी होती है समूहों को दी गई है, समूह कहीं ना कहीं नए हैं और उस चीज की उन्हें जानकारी नहीं है, वो खरीदी भी कम कर रहे हैं, कहीं ज्यादा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि घोटाले की बात की जाए तो धान वहीं से समिति जहां होती है वहीं से धान घोटाला किया जाता है, और धान घोटाला होने के बाद वो गोदामों में भेज दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चौथी खबर में हमने बात की जहां पर शहडोल में धान खरीदी में घोटाला सामने आया। यहाँ पर करोड़ों की धान खरीदी जो है धान गायब मिली है, हजारों क्विंटल धान गायब पाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही जो अधिकारी हैं, जो लोग इसमें लिप्त थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही।